हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रविकांत पाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर उस पर कमेंट करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आज एक टॉपिक लेके आऊँ। क्लास 10th के फिजिक्स का टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो आइए हम लोग जानते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। जब हम किसी सेल की प्लेटों को तार से जोड़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि सेल में दो प्लेटें होती हैं, धन प्लेट होता है और ऋण प्लेट होता है। तो जैसे इसको तार द्वारा जोड़ते हैं तो उस तार में सेल द्वारा जो धारा प्रवाहित होती है वह उसके धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन सेल के अंदर जो धारा उत्पन्न होती है या धारा का प्रवाह होता है वह ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर होता है। अर्थात जो चालक तार में सेल द्वारा जो मुख्य धारा उत्पन्न होती है उसमें सेल के अंदर जो घोल होता है उसमें धारा की दिशा विपरीत होती है। बाहर परिपथ में धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होती है, लेकिन उसके घोल के अंदर ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर होती है, अर्थात उसके विपरीत दिशा में होती है। तो जिस प्रकार तार किसी विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, उसी प्रकार सेल का घोल भी सेल से निकलने वाली मुख्य धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है। तो उस प्रतिरोध को कहा जाता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल कहा जाता है। तो आंतरिक प्रतिरोध क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रतिरोध सेल के अंदर जो घोल उपस्थित होता है उसके अंदर ही उत्पन्न किया जाता है या लगाया जाता है, इसलिए उसको आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। जैसे हम लोग इसको चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि कोई भी सेल है, उसका ये टर्मिनल, दो टर्मिनल है, एक धन प्लेट है और एक ऋण प्लेट है। और ये क्या होता है कि इसमें घोल स्थित रहता है सेल के अंदर। तो इस सेल को इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, इस चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं। ये पूरा जो डॉटेड एरिया है इसको कहेंगे एक सेल मान सकते हैं। इस डॉटेड एरिया में इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड दिखाए हैं, प्लस और माइनस, और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है जिसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। और सेलों के दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है उसको ई से प्रदर्शित करते हैं। इसको बोला जाता है विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है। जो ई होता है स्मॉल कैपिटल ई, इसको विद्युत वाहक बल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। इसका मान होता है कैपिटल ई कहते हैं। यानी सेल के दोनों प्लेटों, धन प्लेट और ऋण प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होता है उसी को उसका विद्युत वाहक बल कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। अब ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, तो सेल को इस एरिया द्वारा दिखाया गया है, डॉटेड एरिया द्वारा। तो आंतरिक प्रतिरोध है, इसीलिए सेल के अंदर ही एक प्रतिरोध प्रदर्शित कर दिया गया है जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको जैसे किसी परिपथ से जोड़ेंगे तो यहाँ तार जोड़ेंगे, तार एक परिपथ पूरा कर सकते हैं। और मान लीजिए कि जो बाह्य परिपथ है इसमें एक प्रतिरोध जोड़ दिए, बाह्य प्रतिरोध, जिसका मान कैपिटल आर है। तो इस तरह से परिपथ पूरा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही परिपथ पूरा होगा तो इसमें धारा उत्पन्न होगी, तो इस सेल से जो धारा निकलेगी, तो ये जो सेल दिखाया गया है इसका ये प्लस टर्मिनल मान सकते हैं, ये माइनस मान सकते हैं। तो प्लस से ये धारा उत्पन्न होती है, मान लीजिए परिपथ में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इस तरह से परिपथ पूरा हो जाता है। और ये धारा देखिए, जो बाह्य परिपथ है, तार जोड़े हैं, इसमें धारा सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर है, यानी धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट। लेकिन इसके अंदर देखेंगे तो जो धारा की दिशा होगी वह इस तरह से होगी, यानी प्लस माइनस प्लेट से, यानी ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर होगी। तो ये सेल के घोल के अंदर धारा की दिशा होती है, तो बाहर जो मुख्य धारा है प्लस से माइनस उसके विपरीत होती है। इसीलिए कहा जाता है इसमें कि ये जो धारा होती है वो
जो घोल होता है उसके कारण उत्पन्न होता है। तो ये जो घोल होता है वो मुख्य धारा की दिशा का विरोध करता है, या मुख्य धारा सेल से निकलने वाले मुख्य धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, इसीलिए इसको आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। तो यहाँ से इसका मान निकाल सकते हैं कि परिपथ में धारा आई है, तो यहाँ से लिख लेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, वी वा बल बटे कुल प्रतिरोध। तो यहां से इसका मान रखेंगे तो आई बराबर हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बस केवल ई है, ई बटे हो जाएगा कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध यहाँ क्या होगा कि वाय प्रतिरोध आर है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा आर प्लस कैपिटल आर। तो यहाँ से इसका मान निकाल सकते हैं, इस आंतरिक प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं, आ जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा ई बटे आई हो जाएगा। इसलिए आर बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा ई बटे आई माइनस कैपिटल आर। तो किसी भी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है इस तरह से ज्ञात होता है, जहां आर बराबर होता है ई सेल का विद्युत वाहक बल, आई परिपथ में प्रवाहित धारा और आर बाह्य प्रतिरोध। तो इस फार्मूले से किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। अब किसी भी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है इसका फार्मूला यही है ई अपान आई माइनस आर। तो ये जो किसी भी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह 3 पदों पर निर्भर करता है, सेल के विद्युत वाहक बल और परिपथ में प्रवाहित धारा और बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो जो सेल होता है, कोई भी सेल होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, यानी 2 धातुओं की प्लेट होती हैं और किसी एक वैद्युत अवघट में डूबी रहती हैं। एक प्लेट धनावेशित होती है, दूसरी ऋणावेशित होती है, यानी जो धनावेशित होती है पॉजिटिवली चार्ज होती है वह उच्च विभव पर होती है, जो निगेटिवली चार्ज होती है वह निम्न विभव पर होती है। तो जैसे ही उसमें चालक तार जोड़ते हैं या तार जोड़ते हैं, संयोजक तार जोड़ते हैं, तो वह उच्च विभव और निम्न विभव के होने के कारण चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक निश्चित दिशा में गतिशील हो जाते हैं, यानी उसके ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। तो जो धारा की दिशा होती है वह धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर माना जाता है। तो इस तरह से धारा उसमें प्रवाहित होता है। तो वो जो सेल होता है उसमें 2 प्लेटें होती हैं धातुओं की, और वह किसी वैद्युत अवघट के विलयन में डूबी रहती हैं, और जो डूबी हुई क्षेत्रफल होता है उसमें घोल में डूबी हुई छड़ का जो क्षेत्रफल होता है, इसमें 3 बातें होती हैं। तो किसी भी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला उसमें होता है प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, दूसरा विद्युत अवघट की सांद्रता पर निर्भर करती है, तीसरा है घोल में डूबे क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तो ये जो 3 चीजें हैं, इन्हीं बातों पर किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। और पहला इसमें प्लेटों के बीच की दूरी, यानी ऐसा सेल रहेगा जिसमें धातुओं की जो प्लेटें रहेंगी उनके बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है, यदि उनके बीच की दूरी घटाएंगे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटने लगता है। फिर दूसरा इसमें विद्युत अवघट की सांद्रता पर, तो जो सेल में प्रयुक्त विद्युत अवघट है या जो विलयन है, उस जो साल्ट होता है, सॉल्यूशन होता है, उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है कि जब उसकी सांद्रता बढ़ाते हैं तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, सांद्रता घटाते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। अर्थात वह वैद्युत अवघट यदि तनु विलयन का है तो उसका सांद्रता क्या होगा, कम होगा, तो उसका प्रतिरोध कम होता है, आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। लेकिन जब वो सांद्र विलयन लेते हैं, गाढ़ा विलयन लेते हैं, तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, तो वैद्युत अवघट का या सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसका मान बढ़ जाता है। फिर तीसरा इसमें है घोल में डूबे क्षेत्रफल पर, यानी जो सेल में घोल होता है उसमें जो दोनों प्लेट डुबाया जाता है, धन प्लेट और ऋण प्लेट, तो डूबे हुए क्षेत्रफल पर निर्भर करता है कि यदि उस विलयन में या घोल में डूबा हुआ क्षेत्रफल अधिक है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है।
और डूबा हुआ क्षेत्रफल यदि कम है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो पहला कारक है किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध इन 3 बातों पर निर्भर करता है, प्लेटों के बीच की दूरी पर। तो कहा जाएगा कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो उसका मान प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा कहा जाए विद्युत अपघट्ट की सांद्रता, तो किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध विद्युत अपघट्ट की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। और तीसरा संबंध घोल में डूबे क्षेत्रफल पर, तो घोल में डूबे क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से किसी भी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसकी निर्भरता इस प्रकार हम लोग प्राप्त करते हैं। अभी ये सेल के जो आंतरिक प्रतिरोध के कारण ही सेल का प्रयोग करने के कुछ समय बाद उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह जो सेल होता है गर्म हो जाता है। तो सेल का जब भी प्रयोग करेंगे तो कुछ समय के बाद वह गर्म होता है। तो गर्म होने का कारण क्या है? सेल के आंतरिक प्रतिरोध है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण उसके घोल में विद्युत वाहक बल का कुछ भाग या विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में बदल जाता है। इसीलिए सेल के प्रयोग के बाद या अधिक समय के प्रयोग के बाद सेल जो होता है गर्म हो जाता है। तो ये रहा सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा सीखे। और किसी भी परिपथ में प्रयुक्त सेल है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला किस तरह से ज्ञात करेंगे, इस प्रकार ज्ञात करेंगे। फिर इसके बाद बताया कि आंतरिक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।